Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to learn about changes in supply. Last lecture में we have learned about variation in supply. वेरिएशन में सप्लाई में दो फैक्टर, एक तो एक्सटेंशन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, और उसमें हमने प्राइस लिया था सेम एज हाउ वी हैव डन इन डिमांड. अभी इन चेंजेस इन सप्लाई वी आर गोइंग टू लर्न हाउ द सप्लाई चेंजेस बिकॉज ऑफ इन अदर फैक्टर की वजह से. तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा. अभी अगर अदर फैक्टर जो है वो फेवरेबल है तो सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, और अगर अदर फैक्टर है वो अनफेवरेबल है तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द चेंजेस इन सप्लाई. अदर फैक्टर चेंज एंड द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब अदर फैक्टर जब चेंज होता है और प्राइस कांस्टेंट रहता है उसको हम बोलते हैं चेंजेस इन सप्लाई. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन सप्लाई. दो तरीके के चेंजेस इन सप्लाई है, एक तो इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरा डिक्रीज इन सप्लाई. ओके, नाउ इंक्रीज इन सप्लाई क्या है? इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू इंक्रीज इन द सप्लाई. आपका सप्लाई जो है बढ़ेगा. आप सप्लाई किसका करते हो? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. So increase in supply refers to rise in the supply of a given commodity due to favorable changes. कैसा changes हो रहा है? Favorable in other factors such as, जैसे कि fall in the price of input. जो प्रोड्यूसर गुड्स बनाता है उसको इनपुट लगते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह हो गए, तो अगर उसका प्राइस उसको कम भरना पड़ेगा तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा. फॉल इन टैक्स, अगर उसको गवर्नमेंट को कम टैक्स देने हैं तो भी वो ज़्यादा सप्लाई करेगा. टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एक्सेट्रा. वाइल प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा? प्राइस कांस्टेंट रहेगा. अदर फैक्टर की वजह से प्राइस सप्लाई बढ़ेगा. अदर फैक्टर में कैसा चेंजेस हुआ है? फेवरेबल. ओके, द सप्लाई कर्व shifts to the right of the original supply curve. It is shown in the figure 4.8. here you can see दिया है, ये आपका प्राइस है. ओके, देन दिस इज योर सप्लाई. ओके, अभी ऑल कैन सी द प्राइस. यहाँ पे प्राइस में चेंजेस नहीं दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइस नहीं लिया है. ओके, हमने यहाँ पे क्या लिया है? अदर फैक्टर लिया है, इसलिए प्राइस में कोई चेंजेस नहीं दिखा. वेरिएशन में हमने प्राइस में चेंजेस देखा था, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि प्राइस में प्राइस कांस्टेंट है. ऐसा बोला गया कि यहाँ पे जो प्राइस है दैट विल बी कांस्टेंट. तो दिस इज़ योर प्राइस, बट हमको दिखाना पड़ता है दिस इज़ द सप्लाइड क्वांटिटी, या प्राइस इज कांस्टेंट. तो सिर्फ सप्लाई को देखना है. ये आपका ओरिजिनल सप्लाई है. ओके, अभी Q से Q1 हुआ है, मतलब आपका सप्लाई बढ़ा है. तो आपको समझना है अगर चेंजेस हुआ है और सप्लाई बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है ऑल कैन से, तो ये जो आपका सप्लाई कर्व है ये ओरिजिनल इतना था, अब जब आपका अदर फैक्टर की वजह से चेंजेस हुआ है तो ये शिफ्ट हो गया, सप्लाई आपका बढ़ गया, तो ये आपका न्यू कर्व है. ओके, तो ये कौन से साइड शिफ्ट हो रहा है? राइट साइड. ओके, यहाँ पे वी डोंट हैव टू शो द प्राइस. Why? Because price is constant. So why we are not showing other factor? Other factor is not shown in the graph of either of demand or of supply. So here you have to keep your price constant, and only factor you have to consider is other factor. Okay, so I hope you all have understood. In the figure 4.8, quantity supplied is shown on the x-axis and price on the y-axis. Supply rises from OQ to OQ1. ये supply आपका OQ से OQ1 बढ़ा है, and the same at the same price OP. जो आपका price है, wait a second, जो आपका price OP same price क्योंकि price has been considered constant, resulting in an outward shift of an original supply curve from SS to SS1. यू कैन सी ये जो आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व है ये है SS, ये आगे की तरफ बढ़ गया. यहाँ इसको देखना है. ओके, ये इधर से बढ़ गया तो आपका ये कर्व आगे की तरफ बढ़ गया, शिफ्ट हो गया. दिस इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई. ओके, नाउ लेट अस सी द सेम एज हाउ इट वाज इन डिमांड. इट इज सेम इन द सप्लाई, ओनली जस्ट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट दैट सप्लाई एंड price is a direct relationship and supply and demand is an indirect relationship. Rest everything is same. In demand you have to taken what I'll say consumer behavior of demand. In this you have to take a producer behavior of supply. So decrease in supply का मतलब क्या होता है? Decrease in supply refers to क्या? A fall in the supply of a given commodity. जो commodity है उसकी सप्लाई में फॉल होना मतलब कम होना, डिक्रीज बोला गया. ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर. अभी इसमें फेवरेबल चेंजेस था, इसमें अनफेवरेबल चेंजेस, जैसे कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट. इन्फ्लेशन हो गया, आपके कमोडिटी के रॉ मटेरियल जो आप लगाने वाले हो उसके प्राइस बढ़ गए. इंक्रीज इन टैक्स रेट, आपको ज़्यादा टैक्स देना है गवर्नमेंट को. आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं. स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स, वर्कर का वेज न बढ़ाने की वजह से स्ट्राइक होना.
वाइल प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, प्राइस। द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। इन दिस केस योर सप्लाई कर्व विल, instead of moving forward to a right side, it will move backward to the left side. Why? Because due to unfavorable changes in other factor, your supply curve instead of moving forward it turns back to the right side. So आपका यहाँ पे भी what will say, you have to take price as it is, you are not showing price. अभी यहाँ पे ये देखो, ये आपका ओरिजिनल सप्लाई था, ठीक है। अब प्राइस बढ़ने के बजाय सॉरी अदर फैक्टर, सॉरी यू हैव टू कंसिडर अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में अनफेवरेबल चेंजेस हुआ तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई को कम कर देगा। ये आपका न्यू है, ये देखो, तो ये जो कर्व आपका ये इधर था, ये आपका पीछे आ जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से यू हैव टू शो दिस, इफ दे आर आस्किंग इन द एग्जाम यू हैव टू शो द डायग्राम एंड राइट द मीनिंग। ओके, दैट इज अ परफेक्ट क्राइटेरिया फॉर गेटिंग 2 marks and distinguish between. So in figure 4.9, quantity supplied is shown on X and price on Y. Supply falls from OQ to OQ to आपका ये कैन सी, ये सप्लाई जो है ये OQ से पीछे आ गया है, ये दिखाया देखो OQ2 हो गया, ये थोड़ा हो गया सप्लाई, छोटा हो गया, कि ये पहले इतना था। ओके, अब ये थोड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि जो अनफेवरेबल फैक्टर्स उसमें अनफेवरेबल सॉरी अदर फैक्टर है उसमें अनफेवरेबल चेंजेस हैं। ओके, then the same price OP resulting in inward shift in the supply original supply curve from the left SS to SS2. This is known as decrease in supply. Okay, I hope you all have understood. Supply is a microeconomic concept. Supply refers to quantity of a commodity that a seller is willing and able to sell for a particular time during a certain period. तो बताया हमको सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। सप्लाई का मतलब है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो सेलर सेल करने के लिए तैयार है एक सही दाम पे एक सही समय पे। ओके, इसको बोलते हैं एग्रीगेट, मतलब पूरे देश का सप्लाई। इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। इट रेफर्स टू मिनिमम, कम से कम अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स, मतलब कम से कम अमाउंट, क्योंकि जो सप्लाई जो सप्लाई जो करते हैं वो सेल के लिए करते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करता है, मतलब अगर उतना बिका है तो उतना सप्लाई हुआ है मार्केट में। सो इट रेफर्स टू मिनिमम अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड विच एन एंटरप्रेन्योर एक्सेप्ट टू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट, मतलब इतना बिका है तो इतना उसका सप्लाई हुआ एट द गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ओके, नाउ कमिंग टू द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ओके, कॉस्ट मतलब खर्चा होना, ओके, और रेवेन्यू का मतलब है इनकम जनरेट होना। ये दोनों ही चीज़ कब होते हैं, जब प्रोडक्शन होता है। ओके, प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, इसलिए सप्लाई में हम इसको पढ़ रहे हैं। ओके, जब प्रोडक्शन करते हैं तो जो भी गुड्स बनाने के लिए जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट, और गुड्स बन के बिक के तैयार होता है उससे जो भी कुछ पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। ओके, तो कॉस्ट का मतलब है एक्सपेंडिचर गुड्स बनाते वक्त, रेवेन्यू का मतलब है आप रिसिप्ट ले लो, इनकम ले लो, कुछ भी ले सकते हो जो प्रोड्यूसर को देना पड़ता है। ओके, अभी कॉस्ट में भी 3 तरीके की कॉस्ट है, एक तो टोटल कॉस्ट हो गया, देन दूसरा हमारा एवरेज कॉस्ट हो गया, एंड फिर मार्जिनल कॉस्ट हो गया। ओके, उसके बाद रेवेन्यू में भी इट इज़ सेम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, average revenue and marginal revenue. Okay, so let us start with the cost cost concept. When an entrepreneur undertakes an act of production, मतलब जब भी प्रोड्यूसर बोलो, एंटरप्रेन्योर बोलो, अगर वो प्रोडक्शन करता है तो ही हैज़ टू यूज़ वेरियस इनपुट, तो वो बहुत सारे इनपुट यूज़ करता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, जो भी कुछ बना रहा है उसके लिए, जैसे कि अगर वो कॉटन क्लोथ बना रहा है तो उसको कॉटन रॉ मटेरियल यूज़ होगा, उसको मजदूर लगेंगे, लेबर, उसके बाद उसको आगे प्रोडक्शन करना है तो कैपिटल लगेगा। ही हैज़ टू मेक पेमेंट फॉर सच इनपुट्स, और इन सबको जो जिनको भी वो बिजनेस में लाते हैं उन सबको उसको वो पैसे देने रहते हैं। ओके, रिवॉर्ड जिसको बोलते हैं। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दिस इनपुट इज़ नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो गुड्स बनाने के लिए या बनाते वक्त जो भी कुछ खर्चा होता है एक प्रोड्यूसर का, चाहे वो लेबर का हो, चाहे रॉ मटेरियल, चाहे लैंड, चाहे प्लांट एंड मशीनरी, जो भी कुछ खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज एंड इंक्रीज विद द नीड ऑफ आउटपुट, जितना ज़्यादा आप आउटपुट बनाओगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा लगेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे 3 तरीके के कॉस्ट दिए हैं। सबसे पहला है टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल खर्चा, द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल कॉस्ट मतलब टोटल खर्चा, इनकर्ड बाय ए फर्म, मतलब एक प्रोड्यूसर इनकर करता है, ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी कुछ फैक्टर लेता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल, ये सब जो भी फैक्टर लेता है जिसकी प्रोडक्शन में ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो टोटल क्या कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर, किसने इनकर किया है, फर्म ने इनकर किया है, किस पे इनकर किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, क्यों, क्योंकि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
सो टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब है पूरा खर्चा, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो एक ही बार करना पड़ता है आपको, जैसे प्लांट एंड मशीनरी एक बार आपने कर लिया तो आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल मतलब जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, वर्किंग कैपिटल का जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो असेट पे आपने इन्वेस्ट कर लिया उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, दोनों ही खर्चे हैं, ये दोनों भी खर्चे हैं, तो इसलिए टोटल कॉस्ट में दोनों आएगा, TFC एंड TVC, टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, याद रखना है एग्जाम में, टोटल कॉस्ट क्या है, TFC प्लस TVC। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो बड़े बड़े खर्चे रहते हैं जो 5-6 साल में एक बार होते हैं, वेरिएबल मतलब जो रोज़ का छुट्टा खर्चा होता है। ओके, सो TC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, TFC इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड TVC इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर, मतलब टोटल कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस है, ओके, प्रोडक्शन की वजह से इनकर होता है, वो भी फिक्स्ड फैक्टर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड, ओके, देन मशीनरी एक्सेट्रा, बड़े बड़े खर्चे। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों भी प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस है, विच आर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर, जैसे कि लेबर हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, इसको आपको कंटिन्यूसली खर्चा लगते रहता है 6 महीने में, 5 महीने में, जैसे भी आपका प्रोडक्शन रहेगा जिस भी कमोडिटी का उसके अकॉर्डिंग खर्चा आपको बार बार लगेगा, इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो याद रखना टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। टोटल कॉस्ट है क्या, टोटल कॉस्ट है एक्सपेंडिचर, ओके, किसने इनकर किया है, फर्म ने, किस चीज़ के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, किस चीज़ का प्रोडक्शन, रिक्वायर्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखना है आपको। ओके, देन अपना टोटल वेरिएबल वी हैव डन, नाउ लेट अस सी अबाउट द एवरेज कॉस्ट। ओके, एवरेज ये प्रोड्यूसर निकालता है जानने के लिए कि मैं जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसमें मैं कुछ कमा भी पा रहा हूँ या नहीं, प्रॉफिट हो पा रहा है कि नहीं, इसलिए एवरेज कॉस्ट निकाला जाता है। ओके, सो एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट निकालेगा, तभी तो उसको पता चलेगा कि मेरा एक यूनिट कितने में बना है। ओके, और फिर उसके हिसाब से वो बेचेगा तो उसको पता चलेगा उसने कितना कमाया है। एवरेज कॉस्ट मतलब एक यूनिट का खर्चा कितना हुआ है। ये क्यों निकालता है प्रोड्यूसर, इसलिए जानने के लिए, अगर उसको एक यूनिट का खर्चा पता चलेगा उसके हिसाब से वो उसको मार्केट में बेचेगा और उससे जो रेवेन्यू आएगा तो उसको पता चलेगा कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। और ये किस में आता है, एवरेज कॉस्ट। सो एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। कैसे मिलता है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी टू प्रोडक्शन। मतलब एवरेज कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट और कितना प्रोड्यूस किया, इतना खर्चा से फॉर एग्जांपल मैंने 20 चेयर प्रोड्यूस किए, ओके, तो ये टोटल क्वांटिटी है और उस पर खर्चा मुझे कितना हुआ है, 200 का हुआ है, तो उसको पता चल जाएगा कि एक चेयर पे उसको कितना मिला है। ओके, फिर उसके हिसाब से वो उस पर व्हाट एल्स से अमाउंट लगा के ही कैन सेल इन द मार्केट, प्रॉफिट अटैच करके। सो AC इज इक्वल टू TC अपॉन TQ, AC इज एवरेज कॉस्ट, TC इज टोटल कॉस्ट, TQ इज टोटल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल इज बिन गिवन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40 यूनिट, मतलब उसने 40 चेयर की कमोडिटी और उसमें उसका 800 खर्चा हुआ है, देन द एवरेज कॉस्ट कितना होगा, 20 पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट कितना, मतलब 20 रुपीज़। अब उसमें वो 2 रुपीज़ या 4 रुपीज़ ऐड करके उसको मार्केट प्राइस लगाएगा और उसको बेचेगा और उससे उसको प्रॉफिट जनरेट होगा, और उसको इसके साथ उसको ये भी पता चलेगा कि मेरा एक कमोडिटी बनाने में कितना खर्चा होगा, इसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रॉफिट का अजम्पशन लगा सकता है। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अभी मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि से फॉर एग्जांपल अगर वो चेयर प्रोड्यूस कर रहा है और मार्केट में उसके चेयर की डिमांड और बढ़ गई, राइट, तो वो एडिशन प्रोडक्शन करेगा, तो जब भी वो एडिशन खर्चा लगाएगा एडिशन कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एडिशन कॉस्ट करेगा, एडिशन खर्चा करेगा जब एडिशन यूनिट बनाने के लिए, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट इज नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग 1 more यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब मार्जिनल कॉस्ट है एडिशन, किसको एडिशन है, टोटल कॉस्ट को, कैसे हुआ, एक और यूनिट। ये कब होता है, जब उसकी कमोडिटी का डिमांड बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पे यू हैव टू टेक मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट n-1, दिस इज एडिशन, n इज नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, MC इज टोटल कॉस्ट ऑफ n, TC इज टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट, TC n-1 इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट, मतलब पहले उतना हुआ था अभी एडिशन किया तो कितना हुआ है। ओके, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दी, इफ प्रीवियस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट इज 200, मतलब उसने जो 4 यूनिट खर्चा हुआ था कि 4 यूनिट प्रोड्यूस करने के, उसका कितना हुआ 200, एंड टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट का कितना होगा, तो अगर 4 का 200 है, इफ़ यू डिवाइड यूल गेट, ओके, 5 का कितना हो जाएगा 250, तो 250 माइनस 250, ये जो 50 रुपये ये उसका एडिशन खर्चा हो, यू कैन सी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोर्शन
कॉस्ट का इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। ओके, आपको लास्ट ईयर का ही रिडक्शन प्रोसीजर फॉलो करना है। लास्ट ईयर जो रिड्यूस सिलेबस में है वो रिड्यूस ही करना है। एक्सप्लेन करा दिया मैंने, रेवेन्यू इज़ देयर बट कॉस्ट इज़ नॉट देयर। ओके, रेवेन्यू मतलब जो पैसा इनकम मिलता है। ओके, द टर्म रेवेन्यू रेफर्स टू द रिसिट ओब्टेन बाय अ फर्म। ओके, पैसा मिला है, रिसिट मतलब पैसा मिला है, इनकम हुआ है फॉर बाय अ फर्म। कैसे? फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस इन द मार्केट। वो सेल करेगा क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एक गिवन प्राइस में मार्केट में, और उससे जो इनकम जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं रिसिट। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिलेट्स टू टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल। इसमें भी तीन है, एक तो टोटल रेवेन्यू है, दूसरा एवरेज रेवेन्यू है और मार्जिनल रेवेन्यू। अभी टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल प्रोसीड्स, टोटल सेल हुआ है ऑफ अ फर्म बाय सेलिंग अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस, इट इज़ इनकम ऑफ अ फर्म। द टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। इसमें टोटल रेवेन्यू के हैव टू रिमेंबर, ये जब भी डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछते तो ये आपको लिखना रहेगा कि टोटल रेवेन्यू कितना मिला, इतना मैंने बेचा मतलब प्राइस, और इतनी क्वांटिटी मैंने प्रोड्यूस की थी। ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल इफ़ अ फर्म सेल्स 15 यूनिट, उसे 15 यूनिट जो है ये क्वांटिटी है। ओके, सेल किया 200 रुपये में, तो उसको कितना जनरेट हुआ टोटल रेवेन्यू? 3000। तो टी आर इज इक्वल टू पी इंटू की व्हाट इज पी? पी इज प्राइस, सो 200 एंड दिस इज योर क्वांटिटी 15, इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर टोटल रेवेन्यू। ओके, देन व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? Average revenue is a revenue per unit of output sold. It is obtained by dividing total unit by number of units. एवरेज रेवेन्यू मतलब वो एक कमोडिटी से कितना अर्न कर रहा है उसको निकालेगा। वो कैसे मिलता है? टी आर अपॉन टी क्यू। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे एग्जांपल इज दिया, फॉर एग्जांपल द टोटल रेवेन्यू 15 यूनिट इज 3000। देन एवरेज रेवेन्यू मतलब अगर वो पूरा उसने लिया है कि 3000 उसको मिला है 15 यूनिट, तो एक यूनिट बेच के उसको कितना मिला है? 200। तो इससे भी वो प्रॉफिट का अंदाज़ा लगा सकता है कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है या कितना उस पर लगा के बेच सकता है। नाउ मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इज नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब जब वो एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी सेल करता है उससे जो रेवेन्यू मिलता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूनिट रेवेन्यू। एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस वन, सेम एज हाउ इट वॉज इन कॉस्ट। यहाँ पे एम आर एन इज मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट, then total revenue of nth unit, TR n minus 1 is total revenue of previous unit and n is number of units sold. अब यहाँ पे have to see the example. If the previous total revenue from the sale of 20 table is 4000, मतलब उसने पहले सेल किया कितना? 4000 उसको मिला है 20 टेबल का। अब उसने और एडिशन यूनिट किया एंड द सेल ऑफ 21 टेबल, और उसको उसने 21 टेबल सेल किया तो उसको 4200 मिला। तो पहले का अभी से माइनस करेंगे तो 200 जो मिलेगा वो उसने एडिशन रेवेन्यू कमाया है। Okay, I hope you all have understood. Till here we have completed our chapter 4. In the next lecture we'll be starting with the chapter 5, which is also very important. So thank you for today's lecture.